फैन तो बेशक से बंद कर दो। I welcome you on our YouTube channel GRV Nursing Classes. Today we will discuss about the remaining topic of pharmacology, first unit introduction. And yesterday we have discussed about introduction. In this we have discussed about the meaning of pharmacology word and the various definitions which comes under the pharmacology word. And there are small terms which are being used by in our clinical field or in study material or theoretical part. And next one I have taught you about the division of pharmacology. There are two types of division. First one is pharmacodynamic and second one is pharmacokinetic. After that I have discussed about the total types of which a part of pharmacokinetic, absorption, distribution, metabolism and excretion. After that I have told you about the route of drug administration. Route of drug administration. There are following types of route of drug administration. There are three types of route of drug administration. First one is local route, second one is systemic route and third one is others route में हमने डिस्कस किया था। तो फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि कितने अलग अलग टाइप्स के जो एंगल है इंजेक्शंस को एडमिनिस्टर करने के, वो IM पे 90 डिग्री, सबकुटेनियस पे 45 डिग्री, इंट्राडर्मल और इंट्रावेनस इंजेक्शन में कितना देना होता है 5 to 15 डिग्री एंगल पे आप लोग क्या कर सकते हो, एडमिनिस्टर कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को उसके बाद फिर हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि हमारे इंडियन फार्माकोलॉजी के प्रिंसिपल क्या है, कि कैसे आप लोग किसी मेडिसिन को क्या कर सकते हो, एडमिनिस्टर कर सकते हो। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिस पे आप लोगों को, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है किसी एक पर्टिकुलर पेशेंट को कोई ड्रग को एडमिनिस्टर करते हुए। तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसी भी क्या करना है, सबसे पहले किसी भी एक डिजीज के बारे में क्या होना चाहिए, डिजीज के बारे में कंप्लीट क्या होना चाहिए, फुल नॉलेज। क्या होना चाहिए, फुल नॉलेज। अब देखना, ध्यान से देखना कि मान लो कोई डिजीज है, हम किसी पर्टिकुलर पेशेंट को डायरिया, कोई क्या है, एक पर्टिकुलर पेशेंट को क्या डिजीज है, डायरिया किसी पेशेंट को है। अब आप सबको पता है कि डायरिया में होता क्या है, जो जीआई ट्रैक, जो हमारा जीआई ट्रैक है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सीलियरी मूवमेंट होती है, जो सीलियरी मूवमेंट होती हैं, ये सीलिया क्या होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं, जो एब्जॉर्प्शन करवाता है पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का, फूड पार्टिकल्स का। ठीक है, ये सब क्या करवाता है, सीलियरी मूवमेंट जो होती है वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। मूवमेंट कैसी होगी, फास्ट होगी। अब एक चीज याद रखना, जीआई ट्रैक में स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच कैसा होता है, पीएच कैसा होगा, बेसिक होगा। इट मीन्स मोर देन 7, इट मीन्स मोर देन 7, 7 से ज्यादा क्या होगा, इसका पीएच होगा। जब सीलियरी मूवमेंट इंक्रीज हो रही है, पीएच बेसिक है, और आपने किसी पर्टिकुलर पेशेंट को, देखो जो ड्रग्स हैं या मेडिसिन हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक होती है एसिडिक और दूसरी होती है बेसिक। अब ध्यान से सुनना, अब बेसिक को बेसिक के साथ मिलाओगे, एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम होगा। एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। अगर आपने एसिडिक को बेसिक के साथ दिया, एब्जॉर्प्शन क्या होगा, फास्ट होगा। क्या होगा, फास्ट होगा। तो इस कंडीशन में क्या है, ऑलरेडी सीलियरी मूवमेंट क्या हो रखी है, इंक्रीज हो रखी हैं, और आपने पेशेंट को कोई एसिडिक मेडिसिन दी, आपने पेशेंट को कोई क्या दिया, एसिडिक मेडिसिन दी, ऑलरेडी एब्जॉर्प्शन फास्ट हो रखा था, तो पेशेंट को क्या होगा, जो एब्जॉर्प्शन था वो हो तो जाएगा,
लेकिन उसका एक्सक्रीशन भी क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। एक्सक्रीशन भी क्या होगा, फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसकी सिलियरी मूवमेंट इंक्रीज हो चुकी है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो रखी है, वो कम टाइम के लिए ब्लड में रहेगा और फटाफट क्या होगा, वो एक्सक्रीशन में बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाएगी ड्रग। तो ऐसी डिजीज़ को हमें कंफर्म करना है कि इसमें कौन सी मेडिसिन देनी है। तो कौन सी मेडिसिन हम लोगों को यहाँ पे कंफर्म करना है कि ऐसी मेडिसिन देनी है जिसका एब्जॉर्प्शन स्लो हो। ओके, यू आपको सॉरी एक चीज़ याद रखना, इस कंडीशन में एब्जॉर्प्शन फास्ट तो होगा लेकिन कम होगा। अब वो एब्जॉर्प्शन कम होगा, एक्सक्रीशन के लिए ड्रग क्या बचेगी, ज़्यादा बचेगी। एक्सक्रीशन के लिए ड्रग क्या बचेगी, ज़्यादा बचेगी। एब्जॉर्प्शन देखो फास्ट मूवमेंट हो रहा है, फास्ट मूवमेंट होगा, कम मेडिसिन जाएगी और क्या हो रहा है, सिलियरी मूवमेंट बढ़ती चली जा रही है, आगे की तरफ प्रोपेल करेगा। दूसरा साथ में क्या आ रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज हो रही है। जितनी ज़्यादा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इस स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी, जितना इस जल्दी इसमें मूवमेंट होगा, तो इसका फॉरवर्ड सॉरी डाउनवर्ड मूवमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। जितना ज़्यादा डाउनवर्ड मूवमेंट इंक्रीज होगा, उसी के साथ साथ ड्रग का एक्सक्रीशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आप लोगों को सबसे पहले डिजीज़ के बारे में फुल नॉलेज होना चाहिए कि कैसी डिजीज़ कंडीशन है और कैसे इसमें मेडिसिन हमें एडमिनिस्टर करना है। दूसरा, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें देखना कि इसमें हमें क्या कंफर्म होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। फॉर एग्जांपल कि कोई पेशेंट आता है, बर्न पेशेंट, क्या आता है, कोई बर्न पेशेंट आता है। अब इस कंडीशन में पेशेंट की जो माइन्यूट और जो बिल्कुल माइक्रोवास्कुलर जो कंडीशंस होती है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। या जो माइन्यूट कैपिलरीज होती हैं, जो बिल्कुल छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, इसमें सुपरफिशियली डैमेज रहती हैं और डीप भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है, स्पेसिफाइड मेडिसिन जो हैं क्या होती हैं, जो आप लोग आईवी यूज कर सकते हो और इनहेलेशनल यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि उसकी आईएम इंजेक्शन के लिए कोई साइड प्रेफरेबल नहीं है, तो आप उसको आईएम पेन किलर नहीं दोगे। कौन से पेन किलर्स दोगे, आईवी एनाल्जेसिक्स आप लोग उसको क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे। दूसरा, इनहेलेशनल। आप लोगों को पता है कि कोई भी अगर आप लोगों को O2 थेरेपी क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज पर करनी पड़ेगी, क्योंकि बर्न पेशेंट में टिश्यू क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाएंगे। जितने ज़्यादा टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, वहाँ पे एनाएरोबिक कंडीशन क्या हो जाती है, ओरिजिनेट होगी। जितनी ज़्यादा एनाएरोबिक कंडीशन ओरिजिनेट होगी, तो उसी कंडीशन में क्या होगा, CO2 का लेवल बढ़ेगा और पेशेंट में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाता है। जितना ज़्यादा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, पेन लेवल क्या होगा, इंक्रीज। पेन लेवल क्या हो जाएगा उस पेशेंट का, पर्टिकुलर पेशेंट का इंक्रीज हो जाता है। जितना ज़्यादा पेन लेवल इंक्रीज होगा, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट लेवल भी उतना ही बढ़ेगा। तो इनहेलेशनल में आप लोग O2 यूज़ कर सकते हो या कोई पर्टिकुलर नेबुलाइजेशन यूज़ कर सकते हो। अगर कोई किसी पेशेंट को लंग्स कोलैप्स होने वाले हों या पर्टिकुलरली कोई इन्फेक्शन हो गया हो, तो आप लोग उस कंडीशन में क्या है, आपको रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का पता होना चाहिए, एक पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए। थर्ड वन हम बात करते हैं कि एक डिजीज कंडीशन के साथ साथ पेशेंट को एक पर्टिकुलर एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर को सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए फॉर द इफेक्टिव और रेशनल यूज ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग। उसको ये पता होना चाहिए कि ये हमारी जो ड्रग है ये किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, उसको कैसे किस पर्टिकुलर लिक्विड के साथ में देना है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम ड्रग की बात करें कि रेशनल यूज ऑफ ड्रग, रेशनल यूज ऑफ अ ड्रग, रेशनल यूज ऑफ अ ड्रग,
अब ध्यान से सुनना। तो स्टूडेंट्स, हमें रेशनल यूज कंफर्म करना है एक ड्रग का। हमें पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर ड्रग का हमें कहाँ कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों को पता है जब भी हम कोई पेन किलर देंगे, कोई भी आप लोगों ने पेन किलर दिया, एनाल्जेसिक्स दिए, अब सबको पता है ये सारे के सारे पेन किलर्स आप लोग अगर आईवी देते हो या ओरल दे रहे हो तो ये सब क्या कोज करते हैं? गैस्ट्रिक इरिटेशन। क्या कोज करेंगे? गैस्ट्रिक इरिटेशन। गैस्ट्रिक इरिटेशन का मतलब क्या है? हमारा स्टमक जो है, हमारा जो स्टमक है, इसकी जो इनर लाइनिंग है, इसकी जो इनर लाइनिंग होगी ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज की होगी। तो ये जो हमारी पेन किलर्स जो आप लोग इधर यू आर गिविंग इट आईवी और orally, then it will irritate this particular layer. This particular layer will be irritated, and when you will engulf any or ingest any kind of food, then it will irritate and you will feel that some kind of burning sensation inside your stomach. Then you can see that gastric irritation can be caused. So with the use of painkillers before food, you must give that particular patient an antacid. एन एंटासिड। आप लोग क्या देने की रिक्वायरमेंट रहेगी? एंटासिड्स उस पेशेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही हम एंटीबायोटिक के साथ में भी क्या देते हैं उन पर्टिकुलर पेशेंट्स को? एंटासिड्स देंगे, ठीक है। ये क्या होता है? हमारा रेशनल यूज में आता है। दूसरा, उसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें मान लो फॉर एग्जाम्पल कि किसी पर्टिकुलर पेशेंट को कोई आयरन का टैबलेट हमें प्रोवाइड करना है, आयरन का कोई टैबलेट प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल कि हमें कोई आयरन का टैबलेट उसको एडमिनिस्टर करना है या देना है, उस कंडीशन में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आयरन है उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट किसके साथ होता है। ऑलवेज यू नीड टू रिमेंबर दैट इट मस्ट बी एब्जॉर्ब फास्टली विद एब्जॉर्प्शन ऑफ या इनटेक ऑफ विटामिन सी। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन सी। अब इसके बाद होता क्या है, अगर आपने आयरन का इंजेक्शन टैबलेट एम्प्टी स्टमक दे दिया या आपने नॉर्मल प्लेन वाटर के साथ में दिया, ये सबसे पहले क्या कोज करेगा? आप लोगों को गैस्ट्रिक इरिटेशन को फीलिंग होगी। किसकी फीलिंग होगी? गैस्ट्रिक इरिटेशन की फीलिंग हो सकती है। उसके बाद आप लोगों को फीलिंग होती है नोजिया की। नोजिया अगर और भी ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन अगर होनी स्टार्ट हो जाती है, आपने विटामिन सी का एब्जॉर्प्शन करने के लिए नहीं दिया, डायरेक्ट एम्प्टी स्टमक आपने किसके साथ दे दिया है? प्लेन वाटर के साथ उसको दिया है। प्लेन वाटर के साथ अगर उसको दिया है तो उस टाइम पे नोजिया हो सकता है। अगर और भी ज़्यादा सीवियर वर्स्ट कंडीशन हो जाती है तो वॉमिटिंग, और इसके साथ साथ में एक और कंडीशन हमें देखने को मिलती है, वो होती है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, अगर पेशेंट कोई भी स्टूल पास करता है, अगर आयरन का कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया है, तो उस टाइम पे आप लोगों को टेरिकुलर स्टूल दिखाई देगा। टेरिकुलर स्टूल अपीयरेंस होती है। अब देखो इसके क्या आ रहे हैं? कॉम्प्लिकेशन ही आ रहे हैं। अब आप लोगों को क्या करना है? बिफोर फूड भी नहीं देना है। अगर आप लोग दे रहे हो तो फूड के साथ में विटामिन सी क्या कर सकते हो? पर्टिकुलर पेशेंट को दे सकते हो। अब इस विटामिन सी के क्या क्या सोर्सेज आते हैं? विटामिन सी के सोर्सेज आएंगे सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं। सिट्रस मतलब खट्टे फ्रूट, सिट्रस फ्रूट, ठीक है। उनके साथ में जो जूस उनका होता है, फॉर एग्जांपल ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस आप लोग उस पेशेंट को दे सकते हो, ठीक है। टोमेटो जूस या टोमेटो सूप के साथ दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो? गूसबेरी, आंवला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्या यूज़ कर सकते हो? आंवला जूस यूज़ कर सकते हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम नॉर्मली सब लोग यूज़ करते हैं, लेमन वाटर आप लोग यूज़ कर सकते हो। ये क्या होते हैं? रिचेस्ट सोर्स होते हैं विटामिन सी का। क्या होते हैं? रिचेस्ट सोर्स होते हैं विटामिन
ठीक है, तो आप लोग इन चीज़ों को माइंड में रखना है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कैसे हम लोग कंफर्म करेंगे कि कौन सी मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन कैसे फास्ट होगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग इसबगोल यूज़ करते हो, इसफगोला आप लोग अगर आप लोग यूज़ करते हो, अब आप लोगों को पता है आप लोग उसको कार्ड के साथ लेते हो तो कॉन्स्टिपेशन में यूज़ करोगे, सॉरी डायरिया में यूज़ करोगे। अगर आप लोगों को दूसरा, अगर आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन है तो आप वार्म वाटर के साथ आप इसफगोला का यूज़ कर सकते हो। तो पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन के बेस पे ही आप लोगों को क्या कंफर्म करना है कि आप लोगों को मेडिसिन का क्या होना चाहिए, यूज़ का पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो फोर्थ टाइप आती है कि और क्या होना चाहिए और कैसी मेडिसिन हैं जो आप लोगों को बहुत ही सेफ्टी के साथ आप लोगों को यूज़ करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट टाइप है सेफ्टी ड्यूरिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देखो अब ध्यान से सुनना, आप लोगों ने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा होगा, आप लोगों ने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। अब उस कंडीशन में हमें क्या पता होना चाहिए कि जब भी कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, फॉर एग्जांपल जिसकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी हो, ऐसा पेशेंट जिसकी इम्यूनिटी क्या हो चुकी हो, लो हो चुकी हो। फॉर एग्जांपल कि किसी पेशेंट को हमने क्या, किसी पेशेंट को कोई भी किडनी डिजीज थी, किसी को लीवर डिजीज है। अब आप लोगों को पता है कि हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स डैमेज हो जाती हैं या वीक हो जाती हैं या WBCs का लेवल कम हो जाता है। दूसरा, कोई पोस्ट ट्रांसप्लांट केस हो, कोई भी पोस्ट ट्रांसप्लांट केस हो, फॉर एग्जांपल रीनल ट्रांसप्लांट का डोनर रेसिपिएंट हो, रीनल ट्रांसप्लांट केसेस वगैरह जो होते हैं, तो आप लोग इसमें बहुत सारी इम्यूनो सप्रेसेंट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं इसमें, इम्यूनो सप्रेसेंट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम लोग स्टीरॉइड्स वगैरह यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, स्टीरॉइड्स वगैरह भी इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। तो उस कंडीशन में आप लोगों को, तो उस कंडीशन में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में इम्यूनो सप्रेसेंट आप लोग यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल टेक्रोलिस्मस, माइफेनेस 360, जब भी आप लोग, या फिर स्टीरॉइड्स में प्रेडनिसोलोन आप लोग यूज़ करते हैं जो मार्केट में वाइसलोन के नाम से आती है, तो उसकी वजह से पेशेंट की क्या हो जाती है, वीकनेस रहती है पेशेंट को। तो हमेशा जब भी आप लोग किसी पर्टिकुलर पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट में जैसे टेक्रोलिस्मस देते हो, तो आप लोगों को उस मेडिसिन को टच नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्ट निकालना है, ठीक है, एक क्लीन टिश्यू पेपर पे रखना है और पर्टिकुलर पेशेंट को क्या करना है, लेने के लिए बोल देना है, ठीक है। आपको उसको टच नहीं करना है, बार बार कंटामिनेशन से बचा के रखना है। दूसरा हम बात करते हैं जो भी HIV के हम मेडिसिन देते हैं, रिट्रोवायरल थेरेपी जो हम देते हैं, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, उस कंडीशन में क्या करना है, आप लोगों को पर्टिकुलर मेडिसिन को क्या करना है, उन मेडिसिन को एक कंटेनर, जो बॉक्स आता है, जो डब्बा आता है, उसके अंदर कॉटन में क्या करना है, उसको सनलाइट से प्रिवेंट करने के लिए टाइटली क्या करना है, उसको क्लोज रखना है। टाइटली क्या रखना है, उसको क्लोज रखना है। दूसरा, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन आपने बॉक्स पे लिखा देखा होगा, प्लीज कीप द मेडिसिन आउट ऑफ द रिच ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चों की पहुंच से मेडिसिन को क्या रखना है, दूर रखना है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अब जो छोटे बच्चे हैं उनकी आदत होती है किसी भी चीज़ को उठा करके मुंह में डालना, ठीक है। तो पर्टिकुलरली उस हार्मफुल इंजरीज से प्रिवेंट करने के लिए, कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए उन पर्टिकुलर मेडिसिन की क्या है, सेफ्टी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, जो हमारे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रिंसिपल थे वो हमारे कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं फार्मेकोकाइनेटिक। फार्मेकोकाइनेटिक में मैंने आप लोगों को बता तो दिया था कि इसके कितने टाइप्स हैं, एब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन है। अब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फार्माकोकाइनेटिक। तो फार्माकोकाइनेटिक में मैंने आप लोगों को 4 चीज़ों के बारे में बताया था। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और फोर्थ वन आता है एक्सक्रीशन। और फोर्थ वन क्या आता है? एक्सक्रीशन आता है। अब आप लोग एक चीज़ याद रखना कि जो ये एब्जॉर्प्शन है, जो फार्माकोकाइनेटिक है, ये सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखना, मैंने आप लोगों को इसका वर्ड का मतलब बताया था, ड्रग प्लस मूवमेंट। ड्रग प्लस मूवमेंट। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था फार्माकोन का मतलब क्या है? ड्रग, और काइनेटिक का मतलब क्या है? मूवमेंट। काइनेटिक का मतलब क्या है? मूवमेंट। कि हमारी बॉडी, व्हाट आवर बॉडी डज टू अ ड्रग, हमारी बॉडी जो है पर्टिकुलर ड्रग के लिए क्या करती है। ठीक है, हमारी बॉडी का जो इफेक्ट है वो ड्रग के ऊपर क्या आता है, वही क्या है? फार्माकोकाइनेटिक। तो इसके 4 कंपोनेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसके 4 हैं। आदमी, याद रखना, एडम या आदमी। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। आदमी, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। पर्टिकुलर आप लोगों को फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स होते हैं, जो फार्मा जैसे जीएनएम के स्टूडेंट्स आते हैं, बाद में वो पढ़ते हैं तो उनको फार्मा का नॉलेज इतना नहीं होता, तो आप लोगों को फ्रीक्वेंटली पढ़ना है, इसको रिवाइज करना है। पर्टिकुलर पॉइंट्स को आप लोगों को एक रफ कॉपी में लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते जाना है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ का रेशनल क्या है, पर्टिकुलर हर एक चीज़ का रेशनल आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे एब्जॉर्प्शन। क्या स्टार्ट करेंगे? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि कोई भी ड्रग या मेडिसिन, ड्रग या मेडिसिन कहाँ से एब्जॉर्ब होती है, कहाँ से एब्जॉर्ब होती है, या ब्लड स्ट्रीम में कहाँ से एब्जॉर्ब होगी, या ब्लड स्ट्रीम में कहाँ से ये एंटर करती है। एंट्री थ्रू ब्लड स्ट्रीम, एंट्री थ्रू ब्लड स्ट्रीम, कि कोई भी मेडिसिन ब्लड स्ट्रीम में कहाँ से एंट्री करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन में कौन कौन सी प्रोसेस आती हैं और कैसे कैसे आप लोगों को कंफर्मेशन होगी कि यार हाँ, यहाँ पे हमारी मेडिसिन को हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन में 2 चीज़ें या 3 चीज़ों को आप लोगों को माइंड में रखना है। एक इसमें आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, या आप लोग इसको डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं। तीसरा आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब हम आगे डिस्कस करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। एक डायग्राम के थ्रू हम लोग देखते हैं। मान लो ये कि सेल का कोई आउटर सरफेस है। ठीक है, ये सेल का क्या है? कोई आउटर सरफेस है। ये दूसरी सेल का क्या है? कोई आउटर सरफेस प्रेजेंट है। अब ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, यहाँ पे एक्वस, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कैसी होती है? एक्वस मिलती है, एक्वस पोरस। एक्वस पोरस स्ट्रक्चर क्या होती है? ये प्रेजेंट रहती है। किस तरह की एक, अगर आप लोग इसको हर इस टुकड़े को काट के देखते हो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे एक एक्वस पोरस लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, जिसके थ्रू कौन सा डिफ्यूजन होगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ड्रग्स का। क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। किसका? ड्रग्स का पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। अब ध्यान से सुनना कि इस पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? पैसिव मतलब अपने आप होगा, वो उसको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। उस कंडीशन पे नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एनर्जी। और हम लोग हमारी बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में यूज करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो याद रखना, पैसिव ट्रांसपोर्ट में
कोई भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब एक्वस का मतलब क्या होता है? हाइड्रस, मतलब जो जो पानी का जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसमें से इजीली क्या होती है, पानी वाली चीजें क्या हो सकती हैं, इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं। तो अब इसका मतलब क्या है, जो एक्वस पोरस है इसमें से क्या हो सकती हैं, वाटर सोल्यूबल ड्रग्स इजीली क्या हो सकती है, पास आउट हो सकती है। वाटर सोल्यूबल ड्रग्स कहाँ से पास आउट होगी? इस एक्वस पोरस में से, जो कि क्या है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पैसिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मेडिसिन और पैसिव डिफ्यूजन होता है। दूसरा हम लोग डिस्कस करते हैं कि इन सेल्स के अंदर जो ये लेयर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब क्या है कि आप लोगों को अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में पहले बताता हूं आप लोगों को कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है। मान लो कोई भी सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब इनमें से भी किसी ड्रग, अगर यहाँ पे किसी ड्रग को जाना है, न्यूक्लियस पे किसी ड्रग को एक्ट करना है, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर ड्रग को आने के लिए, एक पर्टिकुलर ड्रग का यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो अकेला ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, उसके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? कोई भी सेल मीडिएटेड प्रोटीन की या कैरियर प्रोटीन की क्या होती है, कैरियर प्रोटीन की या कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन की क्या पड़ती है, रिक्वायरमेंट। ऐसा डिफ्यूजन जिसमें किसी कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हो, वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, उस पर्टिकुलर जगह पे उस ट्रांसपोर्ट को क्या बोला जाता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसको क्वेश्चन मार्क करना, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात। देखो ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना कि पैसिव ट्रांसपोर्ट का हमने डिस्कस किया कि ऐसी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेडिसिन जहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसकी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव क्या है, मतलब जिसमें हमें रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस जगह पे आप लोगों को मान लो, अब एक्वस पोरस में क्या था, वाटर सोल्यूबल ड्रग्स आ रही थी। अब यहाँ पे जहाँ पे भी एक्टिव डिफ्यूजन होगा, जहाँ पे क्या होगा, एक्टिव डिफ्यूजन होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को या तो लिपिड मिलेगा या फिर फैट देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन में क्या है, उस कंडीशन में क्या है, जब एक्टिव डिफ्यूजन की आप लोग बात करते हो, अब ध्यान से सुनना, अब एक्टिव डिफ्यूजन में लिपिड और फैट है यहाँ पे, तो उस कंडीशन पे अब डायरेक्टली कोई मेडिसिन एब्जॉर्ब तो होगी नहीं लिपिड में उसमें। तो अब यहाँ से इसको क्रॉस करने के लिए, इस पर्टिकुलरली पूरी मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करने के लिए, अब अंदर कोई मेडिसिन थी उसको क्रॉस करने के लिए, और आउटर सरफेस से इनर की तरफ आई और फिर उससे क्रॉस करते हुए बाहर की तरफ आई। इन दोनों कंडीशन पे हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और किस फॉर्म में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये होता है एब्जॉर्प्शन। एक तो क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन क्या हुआ एक तो क्या है एब्जॉर्प्शन, हमने चेक देख लिया कि हमें डिफ्यूजन के बेस पे देखना है एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। किसके बेस पे देखना है, एब्जॉर्प्शन के बेस पे देखना है। अब दूसरी चीज हमें यह भी देखनी है कि एक्टिव पैसिव फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तो हो चुका है, अब उसके बाद हमें सरफेस एरिया के बेस पे क्या करना है, एब्जॉर्प्शन देखना है। तो हम इसी के बेस पे अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन ड्रग्स का दूसरा। ये तो हुआ क्या, ट्रांसपोर्ट के बेसिस पे। दूसरा हम लोग डिस्कस करते हैं कि और हम लोग कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। अब आप सबको पता है कि कोई भी ओरल रूट है तो वो जीआई ट्रैक के थ्रू क्या करता है, वो पास आउट होता है। और हमारा जीआई ट्रैक होता कहाँ से स्टार्ट है, ओरल कैविटी से वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, ओरल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से जब हमारी ट्रैकिया स्टार्ट होती है, सॉरी ईसोफेगस जब स्टार्ट होती है, तो यहाँ से हमारा स्फिंक्टर स्टार्ट होता है स्टमक का।
ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं हम लोग, सॉरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसमें से आप लोगों को समझ जाना है कि कौन सा स्मॉल इंटेस्टाइन है, कौन सा स्टमक है और कितना, और इसोफेगस कौन सा है। अब आप लोगों को पता है कि आपने कोई भी मेडिसिन का ओरल इनटेक किया, कैसे इनटेक किया, ओरल इनटेक किया। अब यहाँ से क्या था, हमारा ये टंग स्टार्ट थी, ठीक है, क्या था, यहाँ से टंग स्टार्ट होती है, फिर नीचे की तरफ आप लोगों का क्या होता है, इसोफेगस वगैरह स्टार्ट हो जाता है। इसके बिलो में तो आप लोग क्या देते हो, सबलिंगुअल मेडिसिन आप लोग क्या करते हो, पर्टिकुलर पेशेंट को प्रोवाइड करते हो। क्या करते हो, पर्टिकुलर पेशेंट को प्रोवाइड करते हो। उसके बाद क्या है कि जब आपने किसी पेशेंट को ओरल फॉर्म में मेडिसिन दी, ओरल फॉर्म में क्या दिया, मेडिसिन दिया। अब आप लोगों को देखना है, मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी ड्रग है, वो ड्रग या तो कैसी होगी, एसिडिक होगी, या फिर कैसी होगी, बेसिक होगी। ठीक है, कैसी होगी, बेसिक होगी। अब सरफेस एरिया आप लोगों को क्या देखना है, सरफेस एरिया देखना है एक पर्टिकुलर ऑर्गन का। क्या देखना है, सरफेस एरिया देखना है कि किसका जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा ऑर्गन का, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होता है किसका, मेडिसिन का, उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। आपने कोई पर्टिकुलर मेडिसिन दी, अब आप लोगों को पता है कि ईसोफेगस में कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट स्टे, ये सॉरी प्रोडक्ट स्टे नहीं करता है। वो क्या करता है, डाउनवर्ड मूवमेंट करता है।